अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 टॉपिक 6.7 और इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बच्चे लिटरली मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसका असल कॉन्सेप्ट गेन नहीं कर पाते, तो इसे डिटेल में इंटुइटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तुम लोगों की क्वेरीज को सामने रखते हुए इसे एड्रेस किया जाएगा। इस टॉपिक को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। अच्छा, टॉपिक है मेरे पास 6.7 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है 6.6 के नाम से हीट इंजन। जब तक हम हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को असल तरीके में सही तरीके से नहीं समझेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये बिल्कुल लिंक करता है हीट इंजन के साथ। तो हमें सबसे पहले हीट इंजन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हीट इंजन एग्जैक्टली होता क्या है। वो हम समझेंगे तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे। अच्छा देखो बच्चों, इंजन कहते हैं ऐसी डिवाइस को जिसे तुम लोग इनपुट दो और वो तुम लोगों को स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आउटपुट दे दे, उसे तुम लोग बोलोगे इंजन। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च इंजन है, मैं कोई ना कोई प्रॉम्प्ट वहां पे लिखता हूँ, कोई फीड डालता हूँ, इनपुट देता हूँ, वो मुझे स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आउटपुट मेरी मर्जी के मुताबिक दे देता है। तो मैं गूगल को कहते हैं ये सर्च इंजन है कि जिसे मैं इनपुट दूंगा वो मुझे आउटपुट दे देगा। अब हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन ऐसी डिवाइस है कि जिसे मैं थर्मल एनर्जी एज अ इनपुट देता हूं और वो मुझे इन रिटर्न वर्क या नेटवर्क या मैकेनिकल वर्क मुझे जो है वो रिटर्न में दे देता है। तो ऐसी डिवाइस जिसे मैं हीट एनर्जी दूं, मतलब सिंपल अगर मैं यहां पे बनाऊं, ऐसी डिवाइस जिसे मैं हीट एनर्जी दूं और वो मुझे स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आउटपुट या मैकेनिकल वर्क मुझे दे दे, तो इस डिवाइस को मैं बोलूंगा कि मेरे पास है हीट इंजन। अभी बहरहाल ये डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने पॉइंट लिखा है। हीट इंजन कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। हीट इंजन थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। देखो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में जो हीट है उसे बोला जाता है लो ग्रेडेड एनर्जी, लो क्वालिटी एनर्जी। जो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो बड़ी लो क्वालिटी की है, और जो वर्क की फॉर्म में मैकेनिकल वर्क मतलब मोशन की फॉर्म में जो एनर्जी होगी उसे बोला जाएगा हाई ग्रेडेड, हाई क्वालिटी, हाई रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे ज्यादा जो है वो क्वालिटी की एनर्जी है वर्क। अच्छा देखो, वर्क होगी हाई क्वालिटी एनर्जी, हीट होगी लो क्वालिटी एनर्जी। हाई क्वालिटी एनर्जी से लो क्वालिटी एनर्जी में जाना बहुत आसान है, वर्क को हीट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, वेरी इजी। अगर तुम लोग अपने हाथों को रब करो तो होता क्या, तुम लोगों के मसल्स की जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल वर्क है, वो तुम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ हीट देखने को मिलेगी। ठीक है, हाथों को रब करूंगा, होगा क्या, मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो स्पेशल डिवाइसेस है उसे बोला जाता है हीट इंजन। समझ रहे बात को? हीट चूंकि मेरे पास लो ग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको वर्क में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुझे स्पेशल किस्म के डिजाइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन स्पेशल डिवाइसेस को मैं नाम देता हूं ये हीट इंजन है। इन्हें मैं हीट एनर्जी एज इनपुट दूंगा और ये मुझे वर्क दे देंगे। जबकि वर्क को हीट में कन्वर्ट करना वो वेरी इजी, मतलब आसानी से। एक तो सिंपल एग्जांपल तुम लोग ये भी दे सकते हो, अपने हाथों को रब किया तो तुम लोगों ने वर्क को क्या कर लिया है, हीट में कन्वर्ट कर लिया। वो ऑब्वियस बात है, वर्क मेरे पास हाई क्वालिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट लो क्वालिटी की एनर्जी है, तो हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी में जाना आसान है। लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना ये एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है, तो उसके लिए हीट इंजन का इस्तेमाल होता है। हीट इंजन है क्या? हीट इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। अच्छा, अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिकली हम हीट इंजन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज अ डिवाइस, हीट इंजन मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नेटवर्क आउटपुट। हीट इंजन से तो चाहते हैं हम यही है ना कि हमें नेटवर्क मिलेगा, तो एक ये लिखा हुआ है हीट इंजन ऐसी डिवाइस है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट करती है और दूसरा तुम लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, आउटपुट में तुम लोगों को कुछ ना कुछ नेटवर्क देगी। ठीक है, दो कंडीशंस लिख लो, मतलब यहाँ पे हीट इंजन एक तो साइकिल में ऑपरेट करेगी और दूसरा तुम लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करेगी आउटपुट। अगर कोई ऐसी डिवाइस जो साइकिल में ऑपरेट नहीं कर रही या नेटवर्क तुम लोगों को नहीं दे रही, तो वो हीट इंजन नहीं है। हीट इंजन की डेफिनेशन में ये दो चीजें रिमेंबर रखना, हीट इंजन ऐसी डिवाइस है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट करेगी और दूसरा नेटवर्क तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा हीट इंजन के केस में। अब साइकिल क्या होता है, तुम लोगों ने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा था, साइकिल सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। कुछ ऐसे इवेंट्स की अकरिंग होना कि जिसके बाद जो मेरे पास सिस्टम है वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो इसे मैं कहूंगा साइकिल। फॉर एग्जांपल
ये पीवी डायग्राम है। लेट्स सपोज सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहले सिंपल चलते हैं यहां से। लेट्स सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस इनक्लोज है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो जो गैस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है। जब आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगी वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चली जाएगी, ठीक है। फिर वो दोबारा आइसोथर्मली कंप्रेस होती है, तो जब वो कंप्रेस होगी तो दोबारा स्टेट 2 से स्टेट 1 में आ जाएगी, है ना। वेरी सिंपल। तो ये ऐसे दो प्रोसेसेस हुए कि जिससे सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये जो प्रोसेसिंग की अकरिंग है इसे मैं बोल दूंगा ये साइकिल है, ठीक है। स्टेट 1 से पहले स्टेट 2 में गया, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये स्टेट 1 में दोबारा आ गया। तो ये जो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स हुआ है इसे मैं बोल दूंगा साइकिल, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे नेटवर्क नहीं मिला। ये एक साइकिल तो हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है कि जिसमें पहले गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड की है, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस हुई है, तो यहाँ पर साइकिल वाली कंडीशन तो फुलफिल हुई है, लेकिन मुझे नेटवर्क नहीं मिला। नेटवर्क तब मिलेगा जब ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये कुछ अपने अंडर कुछ एरिया को रिट्रेस करें। अगर इसके अंदर कुछ एरिया होगा तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे नेटवर्क हुआ है, और अगर कोई एरिया नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो गैस है आइसोथर्मली एक्सपेंड की है, सिलेंडर में मौजूद गैस है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चलेगी, फिर दोबारा आइसोथर्मली कंप्रेस हुई, स्टेट 2 से स्टेट 1 पर दोबारा आ गई। अब ये एक साइकिल तो हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा, क्योंकि ग्राफ के अंदर या कर्व के अंदर कोई एरिया रिट्रेस ही नहीं हो रहा, तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है। बस मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक टच लगवाने के लिए बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बकायदा ये कॉर्नेट इंजन है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज पहले मैं गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करवाता हूँ, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाता हूँ। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसकी जो कर्व है वो रिलेटिवली स्टीपर होती है, डाउनवर्ड, ठीक है। फिर मैं आइसोथर्मली कंप्रेस करवाता हूँ, फिर मैं एडियाबैटिकली कंप्रेस करवाता हूँ। तो अब ये ऐसे इवेंट्स हुए 1 2 3 4, जिसके बाद जो सिस्टम है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गया। जिस स्टेट से स्टार्ट किया था उसी स्टेट में वापस आ गया। तो ये साइकिल है, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ एरिया भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नेटवर्क भी प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो सिस्टम होगा इसे मैं कह दूंगा ये हीट इंजन है, क्योंकि ये साइकिल में भी ऑपरेट कर रहा है और नेटवर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे मैं हीट इंजन कह दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं हीट इंजन की। एक रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड ऑपरेट इन अ साइकिल, एक तो ये साइकिल में ऑपरेट करेगी, और दूसरा इट शुड प्रोड्यूस नेटवर्क आउटपुट, ये नेटवर्क प्रोड्यूस करेगी। हीट इंजन से तो हम चाहते ही नेटवर्क है ना, अगर नेटवर्क ही नहीं मिलेगा तो उस हीट इंजन का मैंने क्या करना है। और दूसरा वो साइकिल में ऑपरेट करना चाहिए। साइकिल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे वापस अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर आएंगे, तो इस तरीके से साइकिल चलते रहेंगे, ठीक है। अगर हीट इंजन की ये डेफिनेशन तुम लोगों को समझ लग गई है तो इसी पर आधारित है, बेस्ड करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमने हीट इंजन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, हीट इंजन क्या है, कैसे काम करता है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से गेन कर लिया कि हीट इंजन साइकिल में ऑपरेट करेगा, नेटवर्क तुम लोगों को मिलेगा, तो उस डिवाइस को हीट इंजन कहेंगे। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है इसकी कोई स्पेसिफिक नीच स्टेटमेंट नहीं है, मतलब अगर तुम लोग को इसकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट याद करना चाहो तो ऐसा नहीं है। हर डिफरेंट फील्ड में ये अप्लाई भी होता है और हर डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से ये डिफाइंड भी होता है। अभी हम हीट इंजन को डिस्कस कर रहे हैं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके बहुत से स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात करें या एक रिलेटिवली जनरल स्टेटमेंट की बात करें जो कि सब सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हो, तो इस चैप्टर के लास्ट पर एक टॉपिक है एंट्रोपी का, तो उसमें जो स्टेटमेंट है वो रिलेटिवली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। बहरहाल वापस आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता क्या है, स्टेटमेंट की तरफ बाद में आते हैं, बताता क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहली चीज तो बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 4 लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक के, एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो तो बड़ी ही सिंपल ऑब्वियस स्टेटमेंट है। फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है ए और वो दूसरी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी स्टेट के जिसमें हीट फ्लो करना बंद कर जाए, उस स्टेट को मैं थर्मल इक्विलिब्रियम कहता हूं। तुम लोगों को पता है, यहां पर मैं दोबारा बताता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास 2 बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए हॉट है और बॉडी बी कोल्ड है, तो हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ए से बी तक फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी?
कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। लेट्स सपोज चाय है, कमरे में पड़ी हुई है, ठीक है, जो टी है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री 60-70 डिग्री सेल्सियस है, और इन्वायरमेंट का रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो होगी क्या, जो हीट है वो चाय से इन्वायरमेंट में जाना शुरू करेगी, जाती जाएगी जाती जाएगी। कब तक जाती जाएगी? जब तक रूम और चाय का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जब तक जो चाय है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आएगी, तब तक हीट जो है वो चाय से रूम में जो है वो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में जाती रहेगी। और जैसे ही दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, मजीद हीट फ्लो करना बंद कर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि चाय बस हीट इजेक्ट ही करती जा रही है, 25 से भी ड्रॉप करगी 20, 10 और 0 डिग्री सेल्सियस को हिट करगी, ऐसा नहीं होगा। तो हीट तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो। जब बराबर हो जाता है तो उस स्टेट को बोल दिया जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ में थोड़ा सा हल्का रिमाइंड कर दूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी ए है, वो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हीट फ्लो नहीं करी, और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि बॉडी ए और बॉडी सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बड़ी ऑब्वियस स्टेटमेंट, सिंपल सी लॉ है, ऐसा ही होगा। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस करता है। फिर उसे हमने अपने तरीके से डिफाइन कर दिया था कि अगर सिस्टम में हीट जाएगी तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वो कुछ नेटवर्क प्रोड्यूस कर देगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही को बताता है। अब है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये एंट्रोपी पर बेस्ड है, वो उस टॉपिक को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले तुम लोगों को बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सेकंड लॉ कहता है कि हमेशा जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही मूव करेगी। कब तक? अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन्ड नहीं हो जाता। तो तब तक हीट फ्लो करेगी जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाता, और जैसे ही बराबर हो जाएगा मजीद हीट फ्लो करना बंद कर जाएगी। तो हीट हमेशा जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हीट इंजन के पर्सपेक्टिव से ही, इसी लेंस से देखेंगे। दूसरी फीचर क्या है? कंडीशन फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ये कंडीशन बताता है कि किस कंडीशन में हीट इंजन वर्क कर सकता है। क्या कंडीशन है? कहता है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हमेशा दो बॉडीज जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होंगे। डिफरेंट टेम्परेचर का मतलब है एक हाई टेम्परेचर पर होगा, एक लो टेम्परेचर पर होगा। जो हाई टेम्परेचर पर होगा उसे मैं कह रहा हूँ हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, HTR, या हीट रेजर्वायर भी कहता हूँ, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। और जो लो टेम्परेचर पर होगा उसे मैं बोलूंगा लो टेम्परेचर रेजर्वायर। कहता है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नेसेसरी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हमें पता है कि हीट इंजन साइकिल में ऑपरेट करता है, नेटवर्क भी प्रोड्यूस करता है। कहता है अगर तो साइक्लिक प्रोसेस तुम लोग चाहते हो हीट इंजन के लिए तो हमेशा तुम लोगों को दो बॉडीज हाई टेम्परेचर रेजर्वायर और लो टेम्परेचर रेजर्वायर की हमेशा जरूरत पड़ेगी नेटवर्क प्रोड्यूस करने के लिए। साइक्लिक प्रोसेस, अगर तुम लोग चाहते हो कि साइक्लिक प्रोसेस हो तो हमेशा हाई टेम्परेचर रेजर्वायर और लो टेम्परेचर रेजर्वायर तुम लोगों को इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, ये नेसेसिटी है। कैसे? मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभी तुम लोगों को शायद समझ ना लगी हो। तो कंडीशन बैरल पता लगी कि हाई टेम्परेचर रेजर्वायर लो टेम्परेचर रेजर्वायर की हमेशा जरूरत होगी। क्यों जरूरत होगी? देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास गैस इन सिलेंडर है, इसके नीचे मैंने हाई टेम्परेचर रेजर्वायर को प्लेस कर दिया। हीट सोर्स, ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है T1, होगा क्या? यहां से हीट जो सी वो मेरे सिस्टम में जाएगी। लेट्स सपोज 10 जूल की हीट सिस्टम में गई, और यहां से जो मेरे पास सिस्टम है वो गैस या सिस्टम है वो एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करके उसने 10 जूल की मुझे क्या दे दिया? वर्क दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आ गया मेरा सिस्टम। लेकिन इस एक प्रोसेस को मैं हीट इंजन नहीं कह सकता, क्योंकि हीट इंजन साइकिल में ऑपरेट करता है। अगर ये वापस एक्सपैंड होकर ऊपर गया है तो इसे वापस भी आना पड़ेगा। वापस में आएगा तो तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। पहले एक्सपैंड हुआ, इसकी स्टेट चेंज होगी, अब अगर ये वापस आएगा तो तब एक साइकिल कंप्लीट होगा। और उस सूरत में वो जो मुझे नेटवर्क मिला होगा उससे उस बेसिस पर इसे मैं कहूंगा कि ये हीट इंजन है। तो अभी ये एक्सपैंड हुआ। अब अगर मैं साइकिल में इसे ऑपरेट करवाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर नीचे लो टेम्परेचर रेजर्वायर
लो टेम्परेचर रेजरवायर जिसे मैं हीट सिंक भी कह रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। वो लो टेम्परेचर रेजरवायर क्या करेगा, जो इसने पहले 10 जॉल की एनर्जी दी थी, ये वापस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को वापस लेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सिलेंडर है वो वापस जो से अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। इस स्टेट से स्टार्ट किया था, इसी स्टेट पर वापस आ गया। अब यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस, अगर मैं चाहता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस हो तो हमेशा मुझे हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर दोनों की जरूरत पड़ेगी। किसी एक के बगैर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस को अटेन किया ही नहीं जा सकता। हाई टेम्परेचर रेजरवायर से तो वो एक्सपेंड कर जाएगी, वो उसकी स्टेट चेंज होगी, उसे वापस भी तो लेकर आना है उसकी स्टेट में, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो उसे वापस लाने के लिए मुझे लो टेम्परेचर रेजरवायर, जिसे मैं हीट सिंक कहता हूं, उसे मैं प्लेस करूंगा। वो क्या करेगा, एनर्जी को सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, जो मेरे पास सिस्टम है वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगी, जो मैंने एनर्जी दी थी वो वापस एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो हीट इंजन के लिए, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करता है, नेटवर्क भी कॉज करता है, तो उसके केस के लिए मुझे हमेशा हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं साइक्लिक प्रोसेस के रिस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर नेटवर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब हम बाद में कार्नेट इंजन को डिस्कस करेंगे, यही है कार्नेट इंजन जो मैंने यहाँ बता दी। कार्नेट इंजन को, अभी ये जो मैंने एग्जांपल दी वो बेसिकली ये वाली थी। तो जब हम कार्नेट इंजन को डिस्कस करेंगे तो उसमें सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में भी होता है और कुछ ना कुछ नेटवर्क भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उससे मैं जेन्युइनली हीट इंजन कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए मुझे हमेशा हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर की जरूरत पड़ेगी। किसी एक के साथ मैं साइक्लिक प्रोसेस को कभी भी अटेन नहीं कर सकता। एक अगर हाई टेम्परेचर रेजरवायर रखूंगा वो एक्सपेंड करवाएगा, सिर्फ लो टेम्परेचर रखूंगा तो वो बस कंप्रेस ही करवाएगा। तो दोनों का इस्तेमाल होगा ताकि मुझे जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस मिल सके, सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ सके। हीट इंजन की रिक्वायरमेंट ही यही है। तो टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नेसेसिटीज फॉर हीट इंजन। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नेसेसरी फॉर साइक्लिक प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए दो बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स की जरूरत है। अच्छा, जहां से हीट निकल रही है उसे मैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर कहता हूँ। रेजरवायर तुम लोगों को पता ना, रेजरवायर इतना बड़ा मजमुआ कह लो कि जिसमें से अगर मैं कोई छोटी सी चीज निकाल भी लूं तो उस पर ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरे पास पानी का रेजरवायर है, डैम है, उसमें से अगर मैं एक बाल्टी पानी निकाल भी लूंगा तो पूरे के पूरे डैम के पानी पर तो ना होने के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसे मैं कहूंगा कि ये रेजरवायर है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो रेजरवायर मतलब यहाँ से अगर हीट निकलेगी तो इसके अपने टेम्परेचर पर ना होने के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ से अगर 10 जॉल आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है इतनी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी से। और हाई टेम्परेचर रेजरवायर को मैं 2-3 नाम और भी दे सकता हूँ। हाई टेम्परेचर रेजरवायर को मैं हीट सोर्स कह सकता हूँ कि यहाँ से हीट जाती है। लो टेम्परेचर रेजरवायर को मैं हीट सिंक कह सकता हूँ। हाई टेम्परेचर रेजरवायर को मैं हॉट रेजरवायर भी कह सकता हूँ। लो टेम्परेचर रेजरवायर को मैं कोल्ड रेजरवायर भी कह सकता हूँ। तो अब इंजन डायग्राम की बात करते हैं, इंजन डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले तो एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होगा, फिर हीट इंजन होगा, फिर कोल्ड रेजरवायर होगा। हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर। होगा क्या, हॉट रेजरवायर से हीट Q1 हीट इंजन में जाएगी, उसमें से कुछ मुझे नेटवर्क मिल जाएगा और बाकी जितनी भी हीट है वो मुझे एक्सपेल करनी पड़ेगी कोल्ड रेजरवायर में। क्यों? ताकि सिस्टम आ जाए अपने इनिशियल स्टेट में, साइक्लिक प्रोसेस हो जाए, नेटवर्क भी मिल जाए। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ हीट जो है वो मुझे डंप करनी पड़ेगी कोल्ड रेजरवायर में, ताकि जो मेरे पास सिस्टम है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ सके। तो रिमेंबर रखना बच्चों, इंतहा इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस हमें अटेन करना है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोनों रेजरवायर्स की एट अ टाइम नीड होगी। यहाँ पर अभी मैंने डिस्कस किया है साइक्लिक प्रोसेस को। बाद में हम ऐसे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो साइक्लिक प्रोसेस जेन्युइन ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस में भी होगा, नेटवर्क भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। और फिर वहां पे एंट्रोपी जब हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर इसका डीप इंट्यूशन लेंगे कि हाउ एग्जैक्टली ऐसा सिस्टम कैसे हो सकता है कि जो साइक्लिक प्रोसेस में भी हो, अपनी इनिशियल स्टेट में भी आ जाए और नेटवर्क भी प्रोड्यूस कर ले। तो इसे इंट्यूटिवली वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है हाइप नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को समझ लगी होगी। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेजरवायर की जरूरत पड़ती है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। वेरी सिंपल। इंजन डायग्राम तुम लोगों को पता लग गया। हॉट रेजरवायर है T1 टेम्परेचर पर, वहां से हीट Q1 हीट इंजन में एंटर करेगी, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ नेटवर्क मिल जाएगा
और फिर बाकी जो हीट होगी उसे Q2 को मैं एक्सपेल कर दूंगा कोल्ड रेजर्वायर में, बाकी हीट को मैं यहाँ पे एक्सपेल कर दूंगा और वो T2 टेम्परेचर पर होगा। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और लास्ट पर लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है उसे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इन सारी चीजों को नोट डाउन करो। अच्छा बच्चों, अब हीट इंजन को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हीट इंजन में मैंने बताया था कि मेरे पास एक हॉट रेजर्वायर होगा और एक कोल्ड रेजर्वायर होगा, दोनों नेसेसिटीज है हीट इंजन के लिए, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में लेकर आना ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए फिर कोल्ड रेजर्वायर की जरूरत पड़ेगी जो कि वापस लेकर आएगी। तो हॉट रेजर्वायर से जो उसका टेम्परेचर है T1, कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर है T2। हॉट रेजर्वायर को मैं हीट सोर्स कहता हूं कि यहां से हीट Q1 हीट इंजन में जाएगी, उसमें से कुछ मुझे वर्क मिल जाएगा और बाकी जितने भी हीट होगी उससे मैं एक्सपेल कर दूंगा कोल्ड रेजर्वायर में। ये हीट सिंक है कोल्ड रेजर्वायर में, यहाँ पे हीट सिंक होगी और यहाँ ये मेरे पास हीट सोर्स है कि यहाँ से मेरे पास हीट निकलेगी। एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें लिखी हैं। द इंजन और सिस्टम अब्सॉर्ब्स क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 फ्रॉम अ हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1। हीट सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, वहां से जो हीट इंजन है वो Q1 हीट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, उसमें से क्या करेगा, इट डज वर्क W एंड एक्सपेल हीट Q2 टू हीट सिंक एट टेम्परेचर T2। तो ये Q1 हीट में से जो है वो कुछ वर्क कर जाएगा, बाकी जो हीट होगी उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा हीट सिंक में जिसका टेम्परेचर है T2। कितनी हीट को सिंक किया, Q2। यही सारी बातें लिखी, वेरी सिंपल। अब लगाएंगे हीट इंजन पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है और वेरी सिंपल कि हीट एंटर टू अ सिस्टम की जितनी हीट सिस्टम में एंटर करेगी वो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, चेंज करेगी और बाकी कुछ वर्क डन में मुझे मिल जाएगा। तो यही लगाएंगे सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कभी लगाते हैं। लेकिन एक चीज हमें पता है, सिंस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन की दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक तो ये है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है और दूसरा नेटवर्क मुझे मिलता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो कोल्ड रेजर्वायर लगाया और दूसरा मुझे नेटवर्क मिलता है। सिंस हीट इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो तो होती है जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया होता है, 3-4 प्रोसेसेस होते हैं और वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी बराबर ही, तो चेंज क्या हुआ, जीरो। फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है, रिमेंबर दिस। देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, अगेन हीट एंटर टू अ सिस्टम विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, इनफैक्ट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो जितनी हीट एंटर करेगी वो मेरे पास बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क डन के। अब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है हीट इंजन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होगी जीरो, तो नेट हीट मेरे पास जितनी नेट हीट एंटर करेगी वो मेरे पास बराबर होगी नेट वर्क डन की। अब नेट हीट एंटर कितनी की है, नेट हीट Q इन जितनी हीट एंटर की उसमें से मैं माइनस कर दूंगा Q आउट, जितनी हीट एंटर की उसमें से मैं माइनस करूंगा जितनी हीट एग्जिट हुई है, तो मेरे पास नेट हीट आ जाएगी। तो नेट मैं कैसे निकालूंगा, Q इन माइनस Q आउट विल बी इक्वल टू W नेट, और Q इन को तो मैंने Q1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और Q आउट को मैंने Q2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट विल बी इक्वल टू W नेट। अब लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है। अब लॉर्ड केल्विन की वही स्टेटमेंट है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पहला ही मेन मुद्दा था हमारा। मेन मुद्दा ये था कि हमें हमेशा दोनों रेजर्वायर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अकेले किसी एक रेजर्वायर से हम साइक्लिक प्रोसेस को अटेन कर ले और नेटवर्क मुझे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर मैं Q2 को जितनी कम मैं हीट को एक्सपेल करूंगा कोल्ड रेजर्वायर में, मुझे उतना ज्यादा नेटवर्क मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10 जॉल मेरे पास हीट आ रही थी, उसमें से क्या होता है जी, उसमें से क्या होता है 2 जॉल मुझे मिल जाता है नेटवर्क, बाकी 8 जॉल में क्या कर दूंगा, एक्सपेल कर दूंगा। ठीक है, तो 10 माइनस 8 मेरे पास अगेन 2 होगा। जितनी ज्यादा मैं हीट को कम एक्सपेल करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास जो है वो नेटवर्क मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 जॉल आ रहा था, उसमें से 2 जॉल अब मैं एक्सपेल कर रहा हूँ, तो मतलब 8 जॉल मेरे पास क्या हो गया, नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं हीट को कम से कम एक्सपेल करूं, जितना कम हीट एक्सपेल होगी तो उतना ज्यादा मेरे पास क्या आएगा, नेटवर्क, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि 10 जॉल में हीट को एंटर करवाऊं और वो 10 की 10 जॉल जो से वो नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए और हो ये साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कोई भी मैं हीट एक्सपेल ना करवाऊं, तो लॉर्ड केल्विन कहता है ये इम्पॉसिबल है। अगेन वही वाला मुद्दा कि हमें हमेशा कोल्ड रेजर्वायर की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ वहां पे हीट सिंक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी की वजह से तो साइक्लिक प्रोसेस अटेन हो रहा है। अगर इसी को मैं माइनस कर दूंगा, कोई भी हीट में एक्सपेल नहीं करूंगा,
तो वो साइक्लिक प्रोसेस अटेन हो ही नहीं सकता, वो हीट इंजन फिर हो ही नहीं सकता, उसकी डेफिनेशन पर ही पूरा नहीं उतरेगा। तो मतलब Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यही बात वो करता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर। कहता है ये इम्पॉसिबल है कि तुम लोग ऐसा प्रोसेस को डिवाइस कर लो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रेजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करे फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर इनटू वर्क, और उसे पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस पे किसी किस्म का कोई चेंज भी ना आए, मतलब वर्किंग सब्सटेंस अपने इनिशियल पॉइंट पर भी पहुंच जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोबारा देख लो क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट अ हीट Q1 फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर, सिर्फ एक रेजर्वायर से हीट को निकालो और उसे इंटायरली वर्क में कन्वर्ट कर दो, और वो साइक्लिक प्रोसेस भी हो, यानी वर्किंग सब्सटेंस में किसी तरह का कोई चेंज भी ना आए। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता, और वो साइक्लिक प्रोसेस भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, साइक्लिक प्रोसेस में जो है वो कोल्ड रेजर्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसी का काम है वापस लेकर आना इनिशियल स्टेट में। मतलब यहाँ पर अब क्या है, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से हीट की Q1 हीट इंजन में और सारे का सारा नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, Q2 मेरे पास हो गया जीरो। तो ये क्या ही बात हो, मतलब 100% एफिशिएंसी होगी ना। 10 जॉल एनर्जी थी, वो 10 की 10 जॉल मुझे वर्क में मिल गया, कुछ भी जो है वो सिंक नहीं हुआ। तो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़ा सा क्लोज लगा देना। तो ये डायग्राम ही मस्ट बनानी। और लास्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 100% एफिशिएंट इंजन। 100% एफिशिएंट हीट इंजन इज इम्पॉसिबल। जो 100% एफिशिएंट हीट इंजन है वो इम्पॉसिबल है इवन इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल। आइडियल केस में भी 100% एफिशिएंट इंजन नहीं हो सकता, वो हमने देख लिया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट यहां पर सिंक करनी पड़ेगी कोल्ड रेजर्वायर में, ताकि साइक्लिक प्रोसेस हो। अच्छा बच्चों, ये अब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी एग्जांपल और कुछ प्रैक्टिकल जो है वो हीट इंजन है, एक ही साइड पे ये कवर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करो, उसे मैं जल्दी से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसके बाद प्रैक्टिकल इंजन्स को देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल है लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट क्या थी कि हीट इंजन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेजर्वायर की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को हीट सिंक की भी जरूरत पड़ेगी हीट इंजन के लिए, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस अटेन करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हीट हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से तुम लोग नेटवर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तुम लोगों को हीट को एक्सपेल भी करना पड़ेगा, हीट सिंक की भी तुम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। अब यही बात कहता है ओशियन एंड एटमॉस्फेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो मेरे पास इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इतना बड़ा समुंदर है, ओशियन है, तो उनके साइज के हिसाब से उनके अंदर तो बहुत ज्यादा हीट होगी। आधा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन साइज इतना ज्यादा है कि उसमें से हीट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो मुझे अगर किसी बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी बॉडी है उससे मुझे हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे उसके कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर वाली बॉडी चाहिए होगी। लेट्स सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो अगर ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी बॉडी, तो यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस से मैं हीट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, हाई टेम्परेचर बॉडी और ये लो टेम्परेचर बॉडी। अगर कोई बॉडी -10 डिग्री सेल्सियस पर है ना, तो उससे भी मैं हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि उससे लो टेम्परेचर वाली बॉडी चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या होगा, हीट जो है वो -10 वाली बॉडी से जो है वो 20 वाली बॉडी तक, तो हीट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है हीट को फ्लो करने के लिए। अब ओशियन और एटमॉस्फेयर इतने बड़े हैं, तो इनके पास हीट भी बहुत ह्यूज अमाउंट में होगी, लेकिन हम वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी ह्यूज अमाउंट में हीट सिंक की मौजूद नहीं है। हीट सिंक होगा तो तभी तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। कोई लो टेम्परेचर इसी साइज की कोई लो टेम्परेचर वाली कोई बॉडी तो हो जहां पर हमने एक्सपेल करना है। अब चूंकि हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजर्वायर तो मौजूद है, लेकिन हीट सिंक नहीं है, तो हीट सिंक नहीं है तो हम नेटवर्क वहां से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर से हीट को एक्सट्रैक्ट करे और उससे नेटवर्क को कोज कर दे, क्योंकि हीट सिंक की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। यही बात लिखिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। इनके पास बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी है, लेकिन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सिंस देयर इज नो हीट सिंक, क्योंकि इतनी इसके कंपेयर साइज के बराबर कोई हीट सिंक ही नहीं है, ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर।
जिसका टेम्परेचर थोड़ा हो। अब जो कि हीट सिंक नहीं है तो वहां से भी हीट हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रैक्टिकल इंजन जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं वो कैसे काम करते हैं? पेट्रोल एंड डीजल इंजन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या होता है, फ्यूल जाके बर्न करता है तो वहां से हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो मैकेनिकल वर्क में निकल आता है और बाकी जो हीट होती है वो साइलेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में, ठीक है, साइलेंसर से हीट को हम एक्सपेल कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा होता है, इंजन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करती है और कुछ मुझे मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी है? पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 25% जो बुक में कोटेड है, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन है वो होती है 35 टू 40%, इतनी तक एफिशिएंसी। मतलब अगर तुम लोग 100 जॉल जो है वो हीट एंटर करो तो उसमें से 25 जॉल का वो वर्क वगैरह मिल जाएगा, बाकी जो है वो 75 जॉल वेस्ट ही है पेट्रोल इंजन के केस में। तो ये इनकी एफिशिएंसीज भी यहाँ पे डिस्कस है, ये भी तुम लोगों ने रिमेंबर रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये था आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट इंट्यूटिव लेक्चर, होप सो कि तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।